नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं देवेंद्र कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी पिछली क्लास में नागरिकता पर, है ना। और नागरिकता में हमने आप लोगों को 5 से 11 अनुच्छेद तक चर्चा की थी और उसमें आप लोगों को 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी अधिकार जो आप लोगों को बताए थे उनको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 5 में क्या होगा कि भारत के उन सभी व्यक्तियों को नागरिक माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म भारत के भूभाग पर हुआ हो, है ना, जिसके पिता भारतीय हों, है ना, और जो संविधान के प्रारंभ से यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत में रह रहा हो। ठीक है। अनुच्छेद 6 था आपका कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए जो भी व्यक्ति थे उनकी डेडलाइन दी गई थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में पाकिस्तान से आ गए थे, पाकिस्तान की बात हो रही है, अन्य देशों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पाकिस्तान से जो भी नागरिक 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए थे उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा, अनुच्छेद 6। ठीक है। और अनुच्छेद 7 है जो भारत राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र से 31 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को या फिर अन्य किसी क्षेत्र में व्यक्ति गए हैं, वो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले तक भारत वापस आ जाते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 था ये। ठीक है। और अनुच्छेद 8 में जो था वो था 26 जनवरी 1950, यानी कि संविधान प्रारंभ पर जो देश अन्य देश में रह रहे थे, जो व्यक्ति अन्य देशों में रह रहे थे, उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान होगा। उनकी नागरिकता का प्रावधान ये होगा कि अन्य देशों में जो भारतीय दूतावास हैं यानी इंडियन एम्बेसी में वो अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यह था आपका अनुच्छेद 8। ठीक है। और अनुच्छेद 9 था कि दूसरे देशों की जो भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और अनुच्छेद 10 जो था वो था नागरिक अधिकारों का बना रहना, अर्थात संसद नागरिकों के लिए जो भी अधिकार बनाएगी वो उसके एस्टेस प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 11 था आपके कि नागरिक के अधिकारों का जो कानून बनाएगा वो सिर्फ संसद ही बनाएगी। ठीक है। यानी नागरिक की नागरिकता पर जो भी कानून बनाएगा वो आपका संसद बनाएगा। ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट और लिखवाए थे। एक था कि नागरिकता किस सूची का विषय है। ठीक है। तो नागरिकता आपका संघ सूची का विषय है। और एक पॉइंट और बताया था कि इसके बाद फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पर। चलो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है। यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। इनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत में नागरिकता लेना चाहता है और जो भारत का नागरिक है उसे 5 प्रकार से नागरिकताएं दी जाती हैं। ठीक है। कौन कौन से, उन पर भी चर्चा कर दें। तो इसमें जो संशोधन में नियम बनाए गए हैं, तो नागरिकता प्रदान करने के नियम,
ठीक है। अब ये किस किस प्रकार से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी या फिर विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता भारत की कैसे प्रदान की जाएगी, उसके नियम हैं आपके 5। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पहला, जन्म से। ठीक है, यानी कि पहली बात है जन्म से, यानी जो भी जिसका जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, अब इसके भी कुछ क्लॉज हैं, पहले हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक चीज़ को अलग अलग इसका विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका वंशानुगत। ठीक है, दूसरा है आपका वंशानुगत। तीसरा है आपका देशीकरण। चौथा है आपका पंजीकरण। ठीक है, जन्म से, वंशानुगत, देशीकरण, पंजीकरण, और पांचवा है आपका भूमि अधिग्रहण के द्वारा। ठीक है, तो इन 5 तरीकों से नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और भारतीय नागरिकता समाप्त की करने के भी तरीके हैं इसमें। ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिकता प्रदान करने के 5 नियम हैं और भारतीय नागरिकता समाप्त करने के 3 नियम हैं। ये कौन कौन से हैं ये भी लिख लेते हैं। पहली तो एक ये है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से। ठीक है, दूसरा है स्वेच्छा नागरिकता त्याग देने से। तीसरा है भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने से। ठीक है, तो 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती है और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, समाप्त की जा सकती है। कैसे? दूसरे देश की अगर आपने नागरिकता ले ली है तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। स्वेच्छा आपने नागरिकता त्याग दी भारत की तो भी आपकी नागरिकता खत्म। और तीसरी, भारत सरकार नागरिकता छीन भी सकती है, उसके हम अभी आपको बताएंगे नियम। तो नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद फिर जन्म से स्टार्ट करते हैं इसका विश्लेषण करना कि जन्म से कैसे नागरिकता मिलेगी, वंश से कैसे नागरिकता मिलेगी, देशीकरण से कैसे नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण से कैसे नागरिकता मिलेगी, और भूमि अधिग्रहण द्वारा कैसे नागरिकता मिलेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट।
लिख लिया होगा। हटाते हैं इसको। अब बात करते हैं जन्म से। जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी? तो जिसका जन्म भारत के भूभाग पर हुआ हो। नागरिकता प्रदान करने का पहला नियम कहता है कि जिसका जन्म भारत के भूभाग पर हुआ हो, अर्थात जो भी भारत के भूभाग पर जन्मा हो ना, उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया था 1986 में, और जो 1986 में संशोधन किया गया था उसमें संशोधन में ये कहा गया था कि भारत के भूभाग पर जन्म तो हुआ हो, लेकिन उसमें विदेशी राजनयिकों के बच्चे, ठीक है, जो विदेश के राजनयिक हैं, विदेशी राजनयिक हैं, यानी कि विदेशी के दूत हैं, जो विदेशों के कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, उनके बच्चे, ठीक है। यानी कि जैसे आपका अमेरिका का दूतावास यहाँ है, इंग्लैंड का है, ब्रिटेन रसिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, तो उनके जो कर्मचारी हैं उन देशों के, उनके बच्चे या शरणार्थियों के बच्चे या घुसपैठियों के बच्चे, उनको नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे उन्नीस सौ 86 के संविधान संशोधन के तहत नंबर 1 किसके? विदेशी राजनयिकों के बच्चे, नंबर 2 शरणार्थियों के बच्चे, और नंबर 3 तो 1986 के संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1986 के संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि विदेशी राजनयिकों के बच्चे, शरणार्थियों के बच्चे और घुसपैठियों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। किसे किसे नहीं दी जाएगी? विदेशी राजनयिकों के बच्चों को नहीं दी जाएगी, शरणार्थियों के बच्चों को नहीं दी जाएगी, और घुसपैठियों के बच्चों को नहीं दी जाएगी, ठीक है। इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। 1986 से पहले ये नियम नहीं बनाया गया था जब, तो इस जन्म से का जो नियम था इसका बहुत दुरुपयोग होता था कि शरणार्थी जो घुसाए थे, जब भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए आश्रित हो गए थे,
है ना, तो भारत में आ गए तो घुसपैठी बन के और यहाँ पर आश्रय ले लिया था कि उनके बच्चे, है ना। उसके बाद अभी जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके बच्चे, जो घुसपैठिए आके फिर यहाँ पर अपना अवैध तरीके से रहने लगे हैं, निवास स्थान बना लिया है और वहाँ के यहाँ के निवासी हो गए, उनके बच्चे। तो इन लोगों को इनके बच्चों को नागरिकता देने से रोकने के लिए 1986 में संविधान संशोधन किया गया और ये कहा गया कि विदेशी राजनयिकों के बच्चे, शरणार्थियों के बच्चे और घुसपैठिए के बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी जन्म के आधार पर। ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपकी वंशानुगत। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, वंशानुगत। ठीक है। वंशानुगत नागरिकता कैसे दी जाएगी? मैंने आपको 5 तरीके लिखा है, उसमें दूसरा तरीका है आपका वंशानुगत। वंशानुगत तरीका ये है कि वंश से, यानी जिसके माता या पिता भारतीय हों, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भारतीय होंगे। लेकिन इसमें एक नियम है, 1992 में से पूर्व जो नियम था, ठीक है, 1992 के जब पहले जो नियम बनाया था, तो 1992 से पूर्व जिस संतान के पिता भारतीय हों, ठीक है, इसका नंबर 1 कहता है कि 1992 से पूर्व जिस बच्चे के पिता भारतीय हों उसे वंशानुगत नागरिकता भारत की प्रदान की जाएगी, यदि वो भारतीय नागरिकता लेने के लिए आवेदन करता है तो। लेकिन दूसरा क्लॉज ये कहता है, दूसरा कहता है कि 1992 के बाद, 1992 के बाद, 1992 के बाद क्या कहा गया कि जिस बच्चे के माता या पिता भारतीय हों, ठीक है, उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो वंश से 2 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। एक तो आपका 1992 से पूर्व जो नियम था वो था कि जिस बच्चे के पिता भारतीय हों, है ना, माता किसी भी देश की हो सकती है, माता किसी भी देश की हो, लेकिन पिता भारतीय हो, माता चाहे पाकिस्तान की हो, माता चाहे भारत की हो, माता चाहे इंग्लैंड की हो, माता चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो या अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, लेकिन अगर पिता भारतीय है तो 1992 से पूर्व जो नियम था वो था कि जिस बच्चे के पिता भारतीय हों, माता किसी भी अन्य देश की हो सकती है, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और 1992 के बाद जब समानता का अधिकार की बात आई तो समानता के अधिकार के तहत 1992 में संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, यह था आपका 1992 संविधान संशोधन। ठीक है, 1992 संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि जिस बच्चे के माता या पिता भारतीय हों उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। और 1992 से पहले क्या था कि अगर भारतीय महिला किसी विदेशी बच्चे से किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेती थी
तो उनके उसके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो 1992 के बाद क्या हुआ कि भारत की कोई भी भारत की मतलब कोई भी भारत की लड़की अगर विदेशी लड़के से शादी करती है तो भी वह अपने बच्चों को भारत की नागरिकता दिला सकती है। ठीक है, हो गई वंशानुगत। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, तीसरी नागरिकता है आपकी क्या हो गया, जन्म से हो गई, वंश से हो गई, पंजीकरण से, है ना। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी? पंजीकरण से नागरिकता ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि नागरिकता के आवेदन से पूर्व, आवेदन से 6 माह पूर्व भारत के क्षेत्र में निवास कर रहा हो, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि नागरिकता के आवेदन, कोई भी व्यक्ति है वो नागरिकता के आवेदन से पूर्व यदि 6 माह पूर्व से भारत के क्षेत्र में निवास कर रहा हो तो वो नागरिकता का आवेदन कर सकता है, और आवेदन के पश्चात 5 साल तक स्थायी तौर पर भारत में रहे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर पंजीकरण द्वारा नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पहले 6 महीने तक भारत में निवास करना पड़ेगा। 6 महीने बाद वह आवेदन करेगा नागरिकता का, और 6 महीने के बाद वह लगातार 5 साल तक भारत के क्षेत्र में स्थायी तौर पर निवास कर रहा हो तो भारत सरकार उसे नागरिकता दे सकती है। गारंटी नहीं है कि वो देगी, ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो नागरिकता देगी या नहीं देगी, लेकिन जो इसकी प्रोसेस है पंजीकरण की वो ये है कि 6 महीने से जिस दिन आवेदन करेगा उससे 6 महीने पहले से वो इस भारत के क्षेत्र में रह रहा हो, और आवेदन के 5 साल तक, जिस दिन आवेदन करेगा उससे 5 साल तक बाद तक वो स्थायी तौर पर भारत का निवासी हो, निवास करे, भारत के क्षेत्र में निवास करे, तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये भी फैक्ट है कि आपके पीसीएस स्तर तक में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ इससे टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, है ना, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं आरओ, एआरओ, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं जो कंटेंट आपके लिए इकट्ठा करके लाता हूँ वो नीचे की नौकरी से लेकर टॉप क्लास की नौकरी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे मैं कंटेंट इकट्ठा करके लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए, तो अब नंबर 4 की बात करते हैं। चौथे प्रकार की नागरिकता कैसे मिलती है? देशीकरण के द्वारा।
ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है? इसमें 2019 से पूर्व जो नियम था, 2019 से पूर्व जो नियम था वो था कि यदि कोई व्यक्ति भारत के भूभाग पर पिछले 10 साल से रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है। 2019 से पूर्व जो नियम था, 2019 से पूर्व नियम था देशीकरण का कि कोई व्यक्ति अगर भारत के भूभाग पर या भारतीय क्षेत्र में पिछले 10 साल से रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन 2019 के बाद जो आपका नियम आया, यानी कि अभी जो CAA का अमेंडमेंट आया था, है ना, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, है ना, तो उसके बाद ये कहा गया कि 2019 के पूर्व, 2019 के पूर्व जो था हाँ, 2019 से पूर्व जो था वो कोई व्यक्ति 10 साल से रह रहा हो, और 2019 के बाद जो नियम लगाया गया वो लगाया गया 19 के बाद का नियम जो है कि कोई व्यक्ति भारत के भूभाग पर पिछले 5 साल से रह रहा हो। ठीक है। तो 2019 के बाद जो 2019 में संशोधन किया गया है ना, वो आपका उस संशोधन ये किया गया कोई व्यक्ति भारत के भूभाग पर पिछले 5 साल से रह रहा हो। ठीक है। और ये है संविधान संशोधन 2019, यानी कि CAA वाला, जो CAA था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, वो यही है आपका 2019 में संशोधन किया गया था CAA का। ठीक है। और इसी एक्ट के तहत पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी हिंदू माइनॉरिटी, यानी कि जो भी हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जो उन देशों से निकलकर भारत के राज्य क्षेत्र में आ गए और 2019 से पहले 5 साल, पिछले 5 साल से भारत में निवास कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार भारत की नागरिकता देगी, यानी मुस्लिमों को छोड़कर। ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा। अगला है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण और भूमि अर्जन के द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है? देखिए,
भूमि अधिग्रहण और भूमि जिस भारत राज्य क्षेत्र जो है आपका, यानी कि भारत की सरकार अगर किसी भी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करती है, यानी कि भारतीय क्षेत्र में उस भूमि को सम्मिलित कर लेती है, यानी उसका अधिग्रहण कर लेती है या उसका अर्जन कर लेती है, तो वह भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी भूमि उस भारत में अधिग्रहण की जाएगी और उस भूमि पर निवास करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो भारत का स्वतः ही निवासी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि जो भी भाग जो भी भूक्षेत्र भारत में अधिग्रहण किए जाएंगे ठीक है। भूमि अधिग्रहण द्वारा या भूमि अर्जन द्वारा क्या है, जो भी भू क्षेत्र भारत में अधिग्रहण किया जाएगा या जोड़ा जाएगा, उस भू क्षेत्र के निवासी जो होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। जैसे स्वतंत्रता प्राप्त के बाद गोवा को लिया, गोवा को सम्मिलित किया, दादर नगर हवेली को किया, दमन द्वीप को किया, तो उनके निवासी स्वतः ही भारत के निवासी हो गए थे। ठीक है, तो ये थी 5 प्रकार से नागरिकता मिलने के तरीके 5 प्रकार थे। और अब नागरिकता समाप्ति करने के भी नियम देख लिए जाएं, नोट कर लिया होगा। नागरिकता समाप्त होने के नियम कौन कौन से नियम मैंने लिखवाए थे? एक तो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा था भारतीय नागरिकता का स्वतः त्याग करने पर, और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। ठीक है, 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो अब देखिए, दूसरे देश की नागरिकता अगर आपने ग्रहण कर ली है तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक तो नियम ये हो गया। दूसरा है भारतीय नागरिकता का स्वतः त्याग करने पर, यदि आपने भारतीय नागरिकता का अपनी स्वेच्छा से त्याग कर दिया है ना, अपनी इच्छा से त्याग कर दिया, अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए। 2 तरीके हो गए। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया। तो सरकार जो है वो आपको
किन किन तरीकों से नागरिकता से वंचित कर सकती है, इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सरकार आपकी नागरिकता 3 प्रकार से ले सकती है। कैसे कैसे ले सकती है? नंबर 1 देख लीजिए। पहले तो अगर आप संविधान में अनिच्छा रखते हैं, ठीक है, ठीक है, पहला नियम है कि अगर आप संविधान में अनिच्छा रखते हैं, यानी कि संविधान के प्रति आप वफादार नहीं हैं, यानी संविधान का आप सम्मान नहीं कर सकते, तो भारत की सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक है, नंबर दूसरा है आपका, भारत या उसके मित्र देश से भारत या उसके मित्र देश से शत्रुता अथवा युद्ध करने या कराने में शामिल हो। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि भारत से या उसके मित्र देश से, यानी भारत भी हो सकता है और भारत का जो देश मित्र देश है उसके मित्र देश के साथ भी अगर आपने शत्रुता करी, यानी भारत से भी आपने शत्रुता करी, या भारत से ना करके भारत के मित्र देश के साथ शत्रुता करी, या फिर युद्ध करने की योजना बनाई, या फिर युद्ध किया, ठीक है, यानी भारत या भारत के मित्र देश के साथ युद्ध किया या युद्ध करने की योजना बनाई या शत्रुता करी, तो या फिर योजना बनाई या फिर दूसरों के को उस योजना में सहयोग दिया या युद्ध कराने में सहयोग दिया, तो भारत आपकी नागरिकता छीन सकता है। ठीक है, यानी भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक है, तीसरा है भारत के शत्रु देश का साथ देने पर, ठीक है, भारत के शत्रु देश का साथ देने पर, ठीक है, यानी कि अगर आपने भारत के किसी भी शत्रु देश का साथ दिया, यानी भारत की आपने जानकारियां वहां पहुंचाई या शत्रु देश से मित्रता कर लिया आपने, तो भी भारत आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। तो ये थे आपके 5 नियम भारत की नागरिकता लेने के, और 3 नियम आपके हैं भारत की नागरिकता छीने जाने के। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोशिश तो यही करता हूँ कि आप लोगों को सरल शब्दों में समझा दिया जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई बात, अगर कोई भी वाक्य समझ में नहीं आता है या फिर कोई शब्द समझ में नहीं आता, तो कमेंट जरूर कर दिया करें मुझे, ताकि मैं उसको जब मैं दूसरे दिन वीडियो बनाता हूँ तो उसमें इसका पूरी तरह से आपका शंका को दूर कर दिया जाए। नेक्स्ट है आपका, लिख लिया होगा आप लोगों ने, चलिए।
नेक्स्ट हेडिंग आपकी कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो भी संविधान संशोधन हुए उनके बारे में चर्चा अब हम कल करेंगे। और चूंकि भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम में 6 आपके संशोधन हुए थे, संविधान में संशोधन 6 हुए थे, ठीक है। तो कल हम चर्चा करेंगे आपकी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम में हुए संविधान संशोधन और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की भी चर्चा करेंगे, जो CAA के बारे में था, यानी कि आपका सिटीजनशिप एक्ट जो था 2019 लाए गए थे, जो अमित शाह के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।